नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते सबसे पहले खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर कैबिनेट गठन के बाद अब मंत्रियों ने कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में सचिवालय में कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने से पहले विक्रमादित्य सिंह ने दफ्तर में पूजा अर्चना की। साथ ही विक्रमादित्य ने कहा कि ये मेरे लिए भावुक क्षण है, मेरे पिताजी की आत्मा को आज सुकून मिला होगा। आज जो एक नई जिम्मेवारी हमको दी गई है और 32 साल की उम्र में मुझे प्रदेश सरकार में, हिमाचल प्रदेश सरकार में, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में सबसे युवा विधायक के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर का जो दर्जा दिया गया है। देखिए, जहाँ तक मेरे पिताजी की बात है, निश्चित तौर से कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने सुपुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहेगा। तो अब मुझे विश्वास है कि आज उनकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा और ही इज़ एनीवेज, वो उनकी जो आत्मा है वो इमॉर्टल है और उनके ही कंटिन्यूज टू लिव इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। तो निश्चित तौर से उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम आगे बढ़ते रहेंगे, उनको अपना आइडियल मानते हुए। और जहाँ तक आपने जो परेशानियाँ हैं या कुछ जो चैलेंजेस है उसके बारे में बात करी है, तो निश्चित तौर से चैलेंजेस है, मैं डिनाई नहीं करूँगा, मगर उस पर जब हमारे मुख्यमंत्री जी वापस आएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे और कैसे प्रदेश के लोगों की समस्याओं का हल किया जा सकता है। केंद्र सरकार के साथ सहयोग और तालमेल होना भी बहुत आवश्यक है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी और मिलकर हम हर समस्या से बाहर निकलेंगे। जो हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, 75,000 से 70,000 करोड़ का ऋण प्रदेश के ऊपर है, उसको कैसे कम करना है उसके ऊपर भी कार्य होगा। हर चीज़ पे ध्यान रखेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट के गठन के साथ ही हिमाचल की जनता की जेब भी ढीली होने वाली है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने डीजल पर 3% वैट बढ़ा दिया है, जिसके चलते डीजल 3 रुपए महंगा हो गया है। शिमला में पहले डीजल की कीमत 83 रुपए 16 पैसे थी, लेकिन वैट में बढ़ोतरी के बाद अब डीजल 86 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने वैट में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि इससे जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो आपको बता दें कि डीजल की दरों में बढ़ोतरी को लेकर अब हिमाचल की राज्य सरकार के निशाने पर केंद्र सरकार है। अब डीजल में 3% वैट बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद हिमाचल में डीजल की जो कीमत है वो 86 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। जिसके बाद यहां पर केंद्र सरकार पर भी बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। डीजल की दरों में बढ़ोतरी को गलत बताया है बीजेपी ने। महंगे डीजल का झटका लगा है हिमाचल प्रदेश वासियों को। डीजल में 3% वैट बढ़ा दिया गया है। पहले डीजल की कीमत 83 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब बढ़ के 86 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। आम आदमी आज प्रदेश की सरकार ने जो डीजल के ऊपर 3 रुपये 1 पैसे वैट बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सीधा विरोध करती है। इससे किसानों पर मार पड़ेगी, कर भाड़ा देने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर मार पड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ये बहुत ही किसानों के अहित का, व्यापारियों के हित का फैसला प्रदेश की सरकार ने लिया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ तुरंत इस फैसले को वापस लिया जाए। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जो मंत्री बने हैं उनको मैं अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूँ, परंतु ये असंतुलित बजट है, असंतुलित मंत्रिमंडल का गठन है। शिमला संसदीय क्षेत्र जो से इन्होंने 3 CPS बनाए, 5 कैबिनेट मंत्री बनाए और टोटल 7 मंत्री बने हैं। 3 संसदीय क्षेत्रों की बहुत बड़ी जो है अनदेखी हुई है। CPS बनाने में भी, मंत्रिमंडल बनाने में भी असंतुलित बजट है, असंतुलित ये कैबिनेट है।
पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग किस नज़रिए से इसको देखेंगे। हमारी नज़र में इससे ना केवल प्रदेश का विकास होगा, परंतु विकास और जो है आपस में प्रदेश असंतुलित हो जाएगा। इसलिए इस पर भी ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार था, परंतु जो उन्होंने किया है इससे प्रदेश के लोग कितने खुश होंगे, कितने संतुष्ट होंगे, ये तो समय बताएगा। परंतु ये जो दो काम इन्होंने किए हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता शायद इससे खुश नहीं। देखिए, जो प्रदेश में सरकार आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके अंदर बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो ये बजट की बात करते हैं, पैसा नहीं है, पैसे की कमी है प्रदेश में। दूसरी तरफ छः ये जो है CPS बनाते हैं, उनको गाड़ियां देंगे, दफ्तर देंगे, अनावश्यक रूप से प्रदेश पर जो है वित्तीय बोझ डाल रहे हैं। इसलिए ये असंवैधानिक है, इस पर भी मुख्यमंत्री को पुनर्विचार करना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, जिन्होंने अचानक सिरमौर जिला के पांवटा साहिब पहुंचे और यहां एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने एक नया तोहफा दिया है, डीजल पर वैट को बढ़ाकर। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो सरकार रिसोर्स बढ़ाने की बात कर रही है और दूसरी ओर इस तरह से खर्चों को भी बढ़ाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमें कर्ज से सरकार चलाने वाली कांग्रेसी आज खुद विधानसभा स्तर में कर्ज सीमा बढ़ाने के बारे में बिल को लेकर आए हैं। आदमी के बराबर अभी हाल ही में सत्ता में आई है, बार बार कह रही थी हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के साथ साथ में उन्होंने बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में हम फिजूल खर्ची को रोकेंगे। मंत्रिमंडल का गठन होने से पहले 3 कैबिनेट स्तर के जो विधायक नहीं है, एक पॉलिटिकल एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, एक मीडिया एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, एक IT एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक पहले ही तैनात कर दिए हैं। और उसके पश्चात आज 7 मंत्रियों के साथ 6 CPS बनाना प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाल दिया है। और ये भी विचित्र बात है कि विधानसभा का हाल ही में जो सत्र हुआ, 3 दिन का सत्र हुआ, 3 दिन के सत्र में भी बिल ला करके हिमाचल प्रदेश में कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए बिल लाया गया। और मेरी जानकारी के मुताबिक 3000 करोड़ रुपए का कर्ज तुरंत आने वाले समय में लेने वाले हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते थे कि कर्ज लेकर के सरकार चला रहे हैं। हमने तो CPS एक भी हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाया। हमने पॉलिटिकल एडवाइजर और सारी चीजों को लेकर ऐसी फौज नहीं खड़ी की। IT एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर हमारे पास भी था, लेकिन उसके बाद IT एडवाइजर और मीडिया एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक तो हमारे पास थे नहीं। और आज ही प्रदेश सरकार को तोहफा दिया कि भाई हमको अपने CPS और मंत्रिमंडल के खर्च के लिए पैसे की जरूरत है, और इसलिए डीजल 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वैट जो हमने कम किया था उसको बढ़ा दिया गया। ये प्रदेश की जनता को एक तोहफा दिया है वर्तमान सरकार। अभी तक ये परिस्थिति थी, संभवतः पूरे देश भर में सबसे कम कीमत पर कहीं अगर डीजल मिलता था तो हिमाचल था। और हिमाचल प्रदेश में अब डीजल की कीमतें बढ़ाने का मतलब है कि सब चीजें महंगी होगी। देखिए, आज तो पहला दिन
गगल हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर जिला प्रशासन ने जमीन फाइनल कर ली है। इसके तहत कांगड़ा और शाहपुर उपमंडलों से कुल 41 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि चिन्हित की गई है। इसके अलावा कांगड़ा, शाहपुर और धर्मशाला उपमंडलों से पीडब्ल्यूडी ने कुल 339 भवन भी चिन्हित किए हैं। जमीन की बात करें तो अकेले कांगड़ा उपमंडल से कुल 35 हेक्टेयर जमीन दायरे में आई है। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि कांगड़ा सब डिवीजन से आने वाली जमीन के 23 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड के होंगे। इसी के तरह शाहपुर एरिया से एयरपोर्ट में आने वाली जमीन के कुल 6.39 हेक्टेयर में से 2.44 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड होंगे। सर्कल रेट के हिसाब से जमीन का प्रभावितों में 223 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा जाएगा। ये तो रही जमीन की बात। अब भवनों की अगर बात करें तो एयरपोर्ट के विस्तार में पीडब्ल्यूडी ने 339 भवनों में से सबसे ज्यादा कांगड़ा में आइडेंटिफाई किए हैं। कांगड़ा में कुल 177 भवन एयरपोर्ट के दायरे में आए हैं। दायरे में आने वाले भवनों में दूसरे स्थान पर धर्मशाला क्षेत्र प्रभावित होगा। धर्मशाला के कुल 155 भवन दायरे में आ रहे हैं। शाहपुर से सिर्फ 7 भवन दायरे में आए हैं। इन भवनों के मालिकों में कुल 62 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा जाएगा। बहरहाल कांगड़ा एयरपोर्ट को लेकर अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने जो गग्गल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है उसको जो अप्रूवल दी है वो 2 चरणों के अंदर उसको अप्रूवल मिली है। इस समय जो हवाई अड्डे की जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ 1376 मीटर्स है और पहली चरण के अंदर उसको 1900 मीटर तक जो है उसका विस्तार किया जाना है और दूसरे चरण के अंदर 1900 मीटर से 3100 मीटर तक जो है हवाई अड्डे की जो स्ट्रिप है उसका जो विस्तार है वो किया जाना है। तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ के जो एक्सपेंशन है उससे एक तो जो लोड पेनल्टी है हमारी वो कम हो जाएगी और जो इनकी विजिबिलिटी है जिसमें जो फ्लाइट्स लैंड करती हैं या टेक ऑफ करती हैं इस समय 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी पे करती हैं। तो अगर 1900 मीटर तक जो हमारी जो स्ट्रिप एक्सपैंड होती है तो इसमें जो कम विजिबिलिटी पे भी जो फ़्लाइट्स का टेक ऑफ और फ्लाइट्स की जो लैंडिंग है वो संभव हो पाएगी और जो इवनिंग के अंदर फ़्लाइट्स हैं उसको भी जो है वो शुरू किया जा सकेगा। तो फर्स्ट फेज़ के एक्सपेंशन के लिए जो सारी जो प्रक्रिया है लैंड की आइडेंटिफिकेशन की कि कौन सी लैंड एक्वायर होनी है और क्या क्या वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है। और हवाई अड्डे के एक छोर पर जो मांझी खड्ड है उसके ऊपर जो रनवे ब्रिज की जो बात कही जा रही है उसके बारे में भी CWPRS पुणे जो एक एक्सपर्ट एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है, उसको एंगेज किया गया था और उनके द्वारा नवंबर माह के अंदर आकर यहाँ पर जो जितना भी फील्ड विजिट्स हैं उनको संपन्न किया गया था और जो डेटा है हम सभी विभागों से कलेक्ट करके हमने उनको दिया है और इस समय जो मैथमेटिकल मॉडल स्टडीज़ हैं चैनलाइजेशन ऑफ मांझी खड्ड और उसके ऊपर जो रनवे ब्रिज बनना है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनना चाहिए और क्या उसकी स्ट्रेंथ की कैपेसिटी होनी चाहिए, इस सब पे जो रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही ज़िला प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट को CWPRS वो रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशन अनुसार 21 दिसंबर को हमें एक जो पत्र है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने जितनी भी डिटेल्स हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की उसकी डिटेल्स हमसे मांगी थी और 22 दिसंबर को ही हमने सारी डिटेल्स जो हैं लैंड एक्विजिशन की जो वो है प्रदेश सरकार को प्रेषित कर दी है। इसमें यदि हम बात करें तो हमारा सब डिवीज़न कांगड़ा और सब डिवीज़न शाहपुर मेनली इसके अंदर इन्वॉल्व है। सब डिवीज़न कांगड़ा के अंदर लगभग 35 हेक्टेयर के आसपास जो भूमि है उसको एक्वायर किया जाना है जिसके अंदर से लगभग 23 हेक्टेयर जो भूमि है वो प्राइवेट लैंड है और इसी प्रकार जो हमारी जो सब डिवीज़न शाहपुर है इसमें 6.39 जो हेक्टेयर्स है इसका एरिया जो है एक्वायर किया जाना है और इसमें लगभग 2.44 हेक्टेयर्स जो भूमि है वो प्राइवेट भूमि है। तो इस प्रकार दोनों जगह जो हमारा टोटल जो लैंड का कॉस्ट है जो एक्विजिशन का इस साल के जो सर्कल रेट्स के दर से लगभग 223 करोड़ के आसपास है। इसमें सोलेशियम भी जो सरकार के दिशा निर्देश अनुसार है वो भी दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो इस लैंड पर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं 339 स्ट्रक्चर्स का आंकलन PWD विभाग द्वारा किया गया है। इसमें 177 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कांगड़ा डिवीज़न एक्शन डिवीज़न के अंदर हैं, 7 स्ट्रक्चर्स शाहपुर एक्शन डिवीज़न के अंदर है और 155 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो धर्मशाला के जो एक्शन डिवीज़न है उसके अंदर हैं और इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो स्ट्रक्चर्स का बेसिकली जो वैल्यूएशन है लगभग 62 करोड़ के आसपास
जो है वो PWD ने आकलन किया है, और इसके ऊपर भी जो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन है उसके अनुसार जो सोल्यूशन है वो भी दिया जाएगा। और इसी प्रकार जो रनवे ब्रिज की जो कॉस्ट वर्कआउट की है PWD डिपार्टमेंट ने, वो भी लगभग 350 करोड़ के आसपास, क्योंकि ये 400 मीटर एक ब्रॉड रनवे ब्रिज होगा, और जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग और रोलिंग की जो भी फोर्स इन्वॉल्व है उसको सस्टेन करने के लिए भी ये उतना सशक्त जो ये रनवे ब्रिज बनाया जाएगा। और ये सभी जो आंकड़े हैं और सारी डिटेल्स स्टेट गवर्नमेंट को प्रेषित कर दी गई हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार, और जो भी आगे डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट की इसके अंदर होगी उसकी अनुपालना जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। विश्व के बेहतरीन स्टेडियमों में शुमार धर्मशाला स्टेडियम को भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के लिए तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसी के साथ बता दें कि टेस्ट मैच के लिए 15 फरवरी तक स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। स्टेडियम में पिछले महीने डाले गए घास के बीच के चलते स्टेडियम का हिस्सा ग्रीन हो गया है। HPCA को उम्मीद है कि पूरे स्टेडियम में 15 फरवरी तक घास उग जाएगी। यही नहीं, HPCA का कहना है कि धर्मशाला स्टेडियम विश्व के चुनिंदा स्टेडियमों में शुमार है। ऐसे में यहां पर विश्व स्तरीय तकनीक के तहत अभी और सुधार किए जाएंगे। हाल ही में स्टेडियम की पुरानी आउटफील्ड को उखाड़कर नई आउटफील्ड तैयार की गई है। स्टेडियम में हमने जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो बनाया गया है, इसको कहते हैं सब एयर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद जो पाइप पड़ी हुई है अंदर, पाइप में पानी अलग और हवा के साथ नीचे से प्रेशर देके दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो ग्राउंड है वो जल्दी सूख जाती है। किस देश में ये टेक्निक जो है पूर्व में अपनाई गई थी जिसे आज धर्मशाला में अपनाया गया है? ये पहले तो यूरोप में टेक्निक थी, अब ये पीछे बेंगलोर में शुरू की गई है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है बेंगलोर क्रिकेट स्टेडियम में। जैसे कि मार्च में इंटरनेशनल टेस्ट मैच यहाँ पे होना है, तो टीमों के पहुँचने का क्या समय जो है रहने वाला है? टीम में जो यहाँ पे है टेंटेटिव 22 को मैच खत्म होगा दिल्ली में, और 2 से 3 दिन के बाद 25 को या 26 को टीमें यहाँ पे पहुँच जाएंगी। तो आपको बता दें, धर्मशाला स्टेडियम को तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 15 फरवरी तक स्टेडियम तैयार हो जाएगा, और ये भी बताया जा रहा है कि 15 फरवरी तक स्टेडियम में जो नए घास के लिए बीज डाली गई है, 15 फरवरी तक घास भी पूरी तरह से उग जाएगी। तो कुछ चुनिंदा स्टेडियमों में शामिल है धर्मशाला स्टेडियम, और इसे तैयार करने का जो काम है वो भी काफी जोरों शोरों से लगातार जारी है। तो HPCA की ओर से कहा गया है कि 15 फरवरी तक ये स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भाषा विभाग के सौजन्य से कलाधरा समिति ने एक बहुभाषीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें जिला भर से लगभग 2 दर्जन कवियों ने विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर काव्य के माध्यम से तंज कसे हैं। कवि सम्मेलन का शुभारंभ पूर्व विधायक नाहन अजय बहादुर सिंह ने किया है। इसी के दौरान कलाधर समिति के नासिर यूसुफजई ने बताया कि भाषा विभाग के सौजन्य से हर साल इस तरह के साहित्यिक आयोजन किए जाते हैं ताकि युवा वर्ग को भी साहित्य से जोड़ा जा सके। तो आपको बता दें, पूर्व विधायक अजय सिंह ने कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। भाषा विभाग के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य मकसद है कि युवा पीढ़ी भी अपनी साहित्यिक जो विरासत है उससे जुड़ी रहे। तो नाहन में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। पूर्व विधायक अजय सिंह ने कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। कलाधारा सन 1981 से कार्यरत है और साहित्य, कला और संस्कृति को समर्पित ये संस्था समय समय पर साहित्यिक और कलात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है। हर वर्ष की तरह इस बार फिर कलाधारा का ये नए साल का पहला कार्यक्रम बहुभाषी कवि सम्मेलन हमने आयोजित किया है और इसमें हमारा सहयोग किया है भाषा विभाग हिमाचल प्रदेश। जो समय हर कवि सम्मेलन में कुछ नए हस्ताक्षरों को आमंत्रित करते हैं। जैसे ही हमें मालूम पड़ता है कि कोई नया लेखक या कोई लेखिका आई हैं, हम उन्हें अप्रोच करते हैं और अपने सम्मेलनों में बुलाते हैं। वो शिरकत करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं। आज के इस कवि सम्मेलन में
हमारे मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के निचले पहाड़ी इलाकों में काफी समय से बारिश न होने के चलते कोहरे की मार देखने को मिल रही है। वहीं बात करें बिलासपुर की तो यहां पर न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है, जिसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यही नहीं, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जनवरी महीना चल रहा है मगर बारिश के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। बिलासपुर शहर से लेकर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 की अगर बात की जाए तो हर जगह कोहरा ही छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है और वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ठंड की मार ऐसी है कि सुबह सुबह छात्रों को स्कूल जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिससे वाहन चलाने में दिक्कत आ रही है और सभी वाहन चालकों को कोहरे की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए लाइट जलाकर धीमी गति से ही वाहन चलाने चाहिए ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। धुंध बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है। आजकल बिलासपुर में ठंड का बहुत ज़्यादा प्रकोप है और गाड़ियों में गाड़ी चलाना भी बड़ा दिक्कत हो गई है। औस इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा कि ठंड से बचा नहीं जा रहा है। बारिश हो नहीं रही है, सूखी ठंड पड़ रही है, इससे बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही है। बिलासपुर शहर में ख़ास तौर पर छोटे से हमारे इस शहर के अंदर ज़िला मुख्यालय के अंदर धुंध ज़्यादा है और आप खुद देख रहे हैं कि इस वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और कोहरा और ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि टेम्परेचर मेरे ख्याल से इस वक्त 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये तो मौसम का अपना मिजाज है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आम जनता के लिए कहना चाहूँगा क्योंकि गाड़ियाँ जब चलाते हैं तो धुंध की विजिबिलिटी की वजह से एक्सीडेंट होने के खतरे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि गाड़ी बड़े आराम से एहतियात से चलाएँ और जो लाइट्स हैं अपने गाड़ियों के लाइट्स को ऑन करके सुबह सुबह चलें और उनको ठीक ढंग से फॉग लाइट्स अगर लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है और अपने आप को अच्छे गर्म कपड़ों के अंदर रखें। बहुत ठंड है यहाँ पर, लगता है कि टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री आ गया है। हमें स्कूल आने जाने में भी दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। धुंध कैसी है? बहुत ज़्यादा धुंध है सुबह। तो फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।